नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास से जुड़े पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों का अवलोकन करें और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने चंदेल, पाल, सोलंकी, परमार, प्रतिहार, राजपूत राजाओं के संबंध में विभिन्न प्रश्नों को लिया है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन ए सही है, गोपाल। शशांक की मृत्यु के पश्चात लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। 8वीं शताब्दी के मध्य अशांत एवं अव्यवस्था से उबकर बंगाल के नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेना नायक को अपना राजा चुना। गोपाल 750 से 770 ईस्वी तक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे पाल वंश कहा जाता है। यह एक क्षत्रिय राजवंश था। प्रश्न 2, निम्नांकित में से कौन सी जगह मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, खजुराहो। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के पश्चात बुंदेलखंड के भूभाग पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक चंदेल शासकों में हर्ष एक शक्तिशाली शासक था, जिसने स्वयं को प्रतिहारों की दासता से मुक्त किया। 950 ईस्वी में धंग चंदेल वंश का राजा बना। यही चंदेलों की वास्तविक स्वाधीनता का जन्मदाता था। धंग ने आरंभ में अपनी राजधानी कालिंजर में बनाई, किंतु बाद में खजुराहो में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद खजुराहो में ही चंदेलों की राजधानी रही। प्रश्न 3, कारकोट वंश का शासन कहाँ था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, कश्मीर में। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट राजवंश की स्थापना की। प्रश्न 4, 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन बी सही है, प्रतिहार ने। दोस्तों, उत्तर भारत के इतिहास में प्रतिहारों के शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। हर्ष की मृत्यु के बाद प्रथम बार उत्तरी भारत में एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। इस वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज प्रथम ने 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। अरब यात्री सुलेमान ने बड़े उच्च शब्दों में उसके शासनकाल का वर्णन किया है। प्रश्न 5, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, देवपाल। धर्मपाल की मृत्यु के बाद उसका सुयोग्य पुत्र देवपाल 810 से 850 ईस्वी में पाल वंश की गद्दी पर बैठा था और खालिमपुर लेख, भागलपुर लेख, बादल स्तंभ लेख आज से ज्ञात होता है कि उसने न केवल अपने पिता के साम्राज्य को सुरक्षित रखा, अपितु उसे विस्तृत भी किया। वह पाल वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था। प्रश्न 6, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, सोलंकी। आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य
जिसे सोलंकी भी कहते हैं, शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। प्रश्न 7, धर्मपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश की गद्दी पर कौन बैठा? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है, देवपाल। प्रश्न 8, आबू के दिलवाड़ा मंदिर किसके बने थे? तो यहाँ ऑप्शन ए है संगमरमर, बी है लाल बलुआ पत्थर, सी है ईंटों से और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, संगमरमर। प्रश्न 9, दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, अनंगपाल। दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर 11वीं सदी में था। इसका उल्लेख पृथ्वीराज रासो में मिलता है। प्रश्न नंबर 10, कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था तो किसने बनवाया था? इसके लिए हमारा ऑप्शन डी सही है, चंदेलों ने। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिकोणीय संघर्ष में सम्मिलित नहीं था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, बी पाल और सी प्रतिहार है और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन हमारा डी सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों ये तीनों राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार तीनों राजवंश इस संघर्ष में शामिल थे। हम आपको बता दें कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य कन्नौज पर अधिकार के लिए प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट वंश के शासक संघर्षरत रहे। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आरंभ होने वाला यह त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। प्रश्न 12, त्रिशक्तियों राष्ट्रकूट, प्रतिहार एवं पाल के आपसी द्वंद्व का केंद्रीय शहर था। तो इसमें से कौन सा शहर उनके द्वंद्व का केंद्र रहा? यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, कन्नौज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, ग्वालियर प्रशस्ति में किस सम्राट के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, मिहिर भोज। ग्वालियर अभिलेख जो एक प्रशस्ति के रूप में है से प्रतिहार शासक मिहिर भोज के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों तथा उनकी वंशावली ज्ञात करने का मुख्य साधन है। प्रश्न नंबर 14, परमार वंश का शक्तिशाली शासक था। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, भोज। हम आपको बता दें कि भोज परमार वंश का शक्तिशाली शासक था। इसके समय में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से परमार राज्य की अभूतपूर्व उन्नति हुई। उदयपुर लेख में उसकी प्रशंसा करते हुए कहा गया है, पृथु की तुलना करने वाले भोज ने कैलाश से मलय पर्वत तक तथा उदयाचल से अस्ताचल तक की समस्त पृथ्वी पर शासन किया। उसने अपने धनुष बाण से पृथ्वी के समस्त राजाओं को उखाड़कर उन्हें विभिन्न दिशाओं में बिखेर दिया तथा पृथ्वी का परम प्रीतिदाता बन गया। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन डी सही है, मोहम्मद गोरी। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। इस प्रकार उसका कार्यकाल 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक रहा। प्रश्न नंबर 16, बंगाल के पाल शासकों के विरुद्ध किस कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, कैवर्त।
पाल शासक विग्रहपाल के बाद उसके 3 पुत्रों महिपाल द्वितीय, शूरपाल तथा रामपाल के बीच संघर्ष हुआ। महिपाल ने अपने दोनों भाइयों को कारागार में डाल दिया। इस समय चारों ओर अव्यवस्था व्याप्त थी। इसी समय कैवर्त जात के कृषक समुदाय ने अपने नेता दिव्यांग के नेतृत्व में विद्रोह किया। उसने महिपाल की हत्या कर दी तथा उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। प्रश्न नंबर 17, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किन शासकों द्वारा करवाई गई थी? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, पाल वंश के। दोस्तों, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबद्ध विद्वानों में रक्षित, जेतारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपांकर आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। दीपांकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। प्रश्न नंबर 18, विक्रमशिला महाविहार कहाँ स्थित था? तो यहाँ हमारा दिया गया ऑप्शन डी सही है, भागलपुर में। प्रश्न नंबर 19, उत्तर रामचरितम के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ हमारा ऑप्शन दिया गया है, ए है बिल्हड़, बी है भवभूति, सी है हेमचंद्र, डी है जयदेव। तो यहाँ ऑप्शन हमारा बी सही है, भवभूति। भवभूति संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे। इनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। कल्लड़कृत राज तरंगिणी से ज्ञात होता है कि ये कन्नौज नरेश यशो वर्मा के दरबार में निवास करते थे। इनका समय 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध सिद्ध होता है। उत्तर रामचरितम संस्कृत साहित्य में करुण रस की मार्मिक अभिव्यंजना में सर्वोत्कृष्ट है। इसके 7 अंकों में राम के उत्तर जीवन का चित्रण किया गया है। प्रश्न नंबर 20, धर्मशास्त्र लेखकों में किसने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, मेघातिथि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, मनुस्मृति में कितने प्रकार के दासों का वर्णन है? यहाँ ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 7। प्रश्न नंबर 22, विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? ऑप्शन ए है हेमचंद, बी है विल्हड़, सी है जयदेव, डी है भवभूति। यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, विल्हड़। प्रश्न नंबर 23, विक्रमशिला महाविहार को किसने नष्ट किया? ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, बी है जलालुद्दीन खिलजी, सी है अलाउद्दीन खिलजी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, बख्तियार खिलजी। प्रश्न नंबर 24, विक्रमशिला महाविहार को कब नष्ट किया गया? ऑप्शन ए है 1199 ईस्वी, बी है 1201 ईस्वी, सी है 1205 ईस्वी, डी है 1203 ईस्वी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, 1203 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, हेमचंद की कृति का नाम क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन हमारा बी सही है, कुमारपाल चरित। प्रश्न नंबर 26, किस पाल शासक ने अपने 2 भाइयों को कारागार में डाल दिया था? ऑप्शन ए है महिपाल द्वितीय, बी है शूरपाल, सी है रामपाल, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, महिपाल द्वितीय। प्रश्न नंबर 27, कृत्रिम झीलों तथा मुंज सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए है उपेंद्र, बी है मुंज, सी है सियक और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, मुंज। प्रश्न नंबर 28, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन है ए 1191 ईस्वी में,
बी है 1193 ईस्वी में, सी है 1192 ईस्वी में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, 1192 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 29, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं शक्तिशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए उपेंद्र, बी है सियक, सी है मुंज और डी है भोज। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, सियक। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, पृथ्वीराज चौहान के नाम से अजमेर का कौन सा शासक प्रसिद्ध हुआ? तो यहाँ ऑप्शन ए पृथ्वीराज प्रथम, बी है पृथ्वीराज द्वितीय और सी है पृथ्वीराज तृतीय। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। हम आपके लिए आज का सवाल भी दिए हैं, इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे वे भी लाभान्वित हों। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है नंबर 1, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? और प्रश्न 2 है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन थे? तो दोस्तों, आज के वीडियो को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।